जब से स्टीम इंजन, भाप के इंजन का जेम्स वॉट ने इन्वेंशन किया, और भी बहुत सारे साइंस के इन्वेंशन हुए, रेनिसा आया यूरोप में, उसके बाद से लगातार इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कंज्यूमरिज्म, इसकी तरफ हमें बढ़ावा मिला। तो जो टर्निंग पॉइंट वाज 18th सेंचुरी। अब 18th सेंचुरी में जैसे स्टीम इंजन आया, अब मशीन्स बनने लग गई। पहले भी कपड़ा बनता था, अब जो 100 लोग मिलके चरखे से कपड़ा बनाते थे, अब एक मशीन उस चरखे को कंप्लीट, मतलब उस कपड़े को बनाने लग गई। मशीन को रन करने के लिए क्या चाहिए था? कोयला। कोयला निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जंगलों की कटाई करनी पड़ेगी, आपको माइनिंग करनी पड़ेगी। फिर कोयले के जलने से क्या हुआ? CO2 प्रोड्यूस हुई। CO2 ने क्या करना शुरू किया? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के साइड इफेक्ट्स आप सभी को पता है। अब धीरे धीरे बढ़ते गए, फिर हमने क्या करना शुरू किया? हमने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, अति में बहुत ज्यादा, स्टील, सीमेंट, राइट। स्टील के लिए फिर माइनिंग करनी पड़ी, फिर कोयला जलाना पड़ा। सीमेंट के लिए हमको माइनिंग करना, हमको पहाड़ खोदने पड़े, जंगल काटने पड़े, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ। ये करते करते, इसके अलावा एक और जो बहुत चीज रही कि ह्यूमन का, जो हमारे इंसानों का शौक, क्योंकि सोसाइटी बढ़ने लगी, पैसा बढ़ने लगा, लोग इंडस्ट्रियली रिच होने लगे, राजा महाराजा। पहले राजा महाराजा ही शिकार करते थे, उसके बाद क्या होने लगा? यूरोपियन सोसाइटी, इवन इंडियन सोसाइटीज में जिन लोगों के पास पैसा ज्यादा होने लगा, उन लोग के शौक बढ़ गए, तो उनको जानवरों की खाल का, इस तरह के शौक उनके बढ़ने लगे, तो उससे शिकार बहुत ज्यादा होने लगे उस समय। आप में से कई लोगों को पता होगा कि ऐसा भी टाइम आया था हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में, जहां आज की जो टाइगर रिजर्व्स हैं, उनमें से कई टाइगर रिजर्व्स में एक भी टाइगर नहीं बचा था, सबको मार दिया गया था। तो यू कैन इमेजिन कि टाइगर कितना की स्टोन स्पीशीज है। चीता हमारे यहाँ से पूरी तरह एलिमिनेट हो चुके हैं। अच्छा, हु विल टेल मी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी चीता लेके आ रही है, तो किस जगह से ला रही है और कौन से नेशनल पार्क में या कौन सी जगह पे उसको रखा जाएगा? उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। कैन एनीवन टेल? हेलो। ओके, अफ्रीका से लाया जा रहा है। गुड, आरिफ खान, दैट्स गुड। और कहाँ रखा जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ पे? ओके, आई विल टेल। पूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मध्य प्रदेश। नो, पूनो, पूनो, पूनो वाइल्ड लाइफ, पूनो पालमपुर, पूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश। इट इज इन शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सो नाइस, गुड। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि इस तरह से धीरे धीरे जंगलों की कटाई होने से और जानवर का शिकार, कंप्लीटली लगातार शिकार होने से, ये सारा बायोडाइवर्सिटी का लॉस हमको होने लगा। अब जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद इंडिया, ह्यूमन की इसमें 4 तरह 5 तरह के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बताए गए हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, इस टाइप से। उसके बाद एक नया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो डेवलप हुआ, वो था फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स का जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपके सिलिकॉन हो गए, बेरिलियम, बेरियम, कॉपर और गोल्ड और आर्सेन, बहुत सारे इस तरह के स्मॉल स्मॉल मेटल्स हैं जिनकी खुदाई करने के लिए इन्वायरमेंट को बहुत हानिकारक, हमको नुकसान पहुंचाना पड़ता है। उससे ज्यादा नुकसान जो ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, आप सोचते नहीं कि आपका मोबाइल है, आप सोचते हैं कभी, आप जब इसको फेंक देते हैं, चले जाता है, तो कितना बड़ा ई वेस्ट जनरेट। ये जो ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए इशू बन गया है। एक और बहुत बड़ा, जो सबसे बड़ा इशू आज की तारीख में हमारे पास है, जो कि 18th सेंचुरी में लगभग शुरू हुआ था, हमारा प्लास्टिक, द यूज ऑफ प्लास्टिक, दिस सिंगल यूज प्लास्टिक स्पेशली, ठीक है, जो रिसाइकल भी नहीं होता है। और पूरे ओशियंस, पूरे जमीन, आप थोड़ी सी जमीन खोद के देख लें, 2 फीट 3 फीट, तो आपको प्लास्टिक ही प्लास्टिक, प्लास्टिक ही प्लास्टिक मिलेगा। तो दिस वी हैव क्रिएटेड अ हैवॉक सिचुएशन। अब इस संदर्भ में आप ये समझिए कि आज हमने एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचा चुके हैं हम ऑलरेडी। जो आईपीसीसी है ना, की रिपोर्ट, आईपीसीसी एवरीबॉडी नो आई गेस, ठीक है। तो जो WMO है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक ऑफशूट है विद UNEP, आईपीसीसी, ये हर साल ये अपनी अपनी पैनल रिपोर्ट देता है, हर 5 साल, 4 साल, 5 साल में असेसमेंट रिपोर्ट। इसने अपनी रिपोर्ट में ये साफ बताया है कि 2 डिग्री तक अगर ग्लोबल वार्मिंग हम कंट्रोल नहीं कर पाए, 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो देर विल बी अ हैवॉक सिचुएशन
आपके क्लाइमेट में हैवॉक सिचुएशन आएगी, स्मॉल आइलैंड्स जो हैं छोटे छोटे मॉरिशस टाइप के या कैरिबियन आइलैंड्स टाइप के, वो आइलैंड्स डूब जाएंगे, देयर बी अ लॉस टू बायोडाइवर्सिटी, और रेनफॉल पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, बहुत सारी चीजें होंगी, भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स, व्हाट नॉट। तो इसको कंट्रोल हमें करना पड़ेगा। अब जब ये सोचिए कि हमें ये चीज, ऐसा तो नहीं है कि पता नहीं थी, पूरी दुनिया को समझ में आई कि यार दिक्कत हो रही है भाई, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, कि हम तो जी लेंगे, हमारे बच्चे हैं, हम पूरी दौलत तो इकट्ठी करके जाएंगे पर सांस कहाँ से लेंगे हमारे बच्चे, दिक्कत हो जाएगी, तो क्या करना चाहिए। तो सब इकट्ठा हुए वर्ल्ड के नेता कि बोले क्या करें क्या करें। तो सब 5 जून 1972, राइट, 5 जून को ये सब इकट्ठा हुए। कहाँ पे, कोई बता सकता है? कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज। 5 जून को कहाँ इकट्ठा हुआ है? 5 जून का सिग्निफिकेंस क्या है? अभी निकला है 5 जून। सर 5 जून को तो वो एनवायरमेंटल डे, इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। क्यों मनाया जाता है? ये सर ये नहीं पता। ऑल राइट, मैं बताता हूँ। 5 जून 1972 को फर्स्ट अर्थ समिट हुई थी। फर्स्ट अर्थ समिट मीन्स कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड पूरी दुनिया के लीडर्स एक जगह बैठे, उन्होंने ये माना कि इन्वायरमेंट की जो डिग्रेडेशन हो रही है भाई साहब, ये बहुत खतरनाक है, एंड वी हैव टू डील विद दिस सीरियसली, हमें इसको सीरियसली डील करना पड़ेगा। तो 5 जून 1972 सेलिब्रेटेड एज फर्स्ट अर्थ डे। ठीक है, ये कहाँ हुई थी? दिस हैपेंड इन ब्राजील। ब्राजील का शहर है रियो डी जेनेरियो, उसमें उसमें ये हुई थी, और इसको फर्स्ट अर्थ समिट भी कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आई थी, यूएनएफसीसी, इसमें 4 तरह की, अगर जो नोट करना चाहता है, जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है वो कर सकता है। इसमें 4 तरह की चीजें, एक पैनल्स बने थे, जिसमें एक था यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक था यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन फॉर कन्वर्जेशन फॉर कॉम्बैट फॉर डेजर्टिफिकेशन, एक था यूएनएफसीसीसी फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और एक थी फर्स्ट अर्थ समिट, जिसमें फॉरेस्ट प्रिंसिपल, एजेंडा 21 और रियो डिक्लेरेशन। एनीवेज, इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए डिटेल है, वो लोग इसको पढ़ सकते हैं। अल्टीमेटली इसका मकसद ये था कि आप पूरे वर्ल्ड को एक कॉन्शियसनेस आई कि हाँ यार भाई प्रॉब्लम है, एंड वी हैव टू डील विद दिस। अब इसके बाद क्या हुआ? देयर वाज अ क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो में एक मीटिंग होती है, और वहां पे डिसाइड होता है कि जो सारी कंट्रीज बैठी, तो जो एक थी डेवलप्ड कंट्रीज, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, और एक थी बीच में जो इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज थी, और एक थी लीस्ट डेवलप्ड अफ्रीकन नेशंस टाइप के। तो इन लीस्ट डेवलप बीच वाली ने बोला कि भाई साहब, कि ये जो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हुआ है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, यूएस, यूरोप, तुम्हारी वजह से हुआ है भाई, जापान, तुम लोग ने खूब सारा कोयला जलाया, खूब सारी इंडस्ट्री बनाई, पैसा बनाया, तो अब ये जो तुम्हारी गलती है, इसको तुम ही सुधारो। तो ये बोले ऐसा नहीं है यार, ये तो सबकी गलती है, हमने भी गलती की, तुमने भी की, तुम भी कर रहे हो, तुम कोयला जलाते हो, तुम ये करते हो, तुम प्लास्टिक वेस्ट कर देते हो। तो अल्टीमेटली ये बात बनी कि नीचे वालों ने बोल दिया कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, मरेंगे तो मरेंगे, हमारे पास तो पैसा नहीं है कि हम इसको सुधार सके, हमको डेवलप होना है, तुम तो हो लिए डेवलप, अब हम नहीं हो, ऐसा तो होता नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं, फिर साथ में करते हैं। तो वो मरेंगे तो मरेंगे, अब क्या करें, ऐसे गरीबी से मरने से अच्छा है कि अमीर की कोशिश करते मरा जाए। तो फिर इन लोग को समझ में आई बात, यूएस वगैरह, तो इन्होंने ये बोला कि चलो ठीक है यार, ऐसा करते हैं, हम तुम्हें पैसा देते हैं, और तुम इन्वायरमेंट को सुधारो, तुम्हारे यहाँ का पैसा हम देंगे तुम्हें। तो ये बोले चलो ठीक है, बात जम गई, ठीक है, तुम पैसा देना, हम एनवायरमेंट सुधारेंगे। तो इस तरह का एक क्योटो प्रोटोकॉल बना, जिसमें कि एनेक्स कंट्रीज आई, एनेक्स, नॉन एनेक्स कंट्रीज इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो जो पैसा देगी एनेक्स 1, एनेक्स 2 और नॉन एनेक्स पैसा लेगी, और उस पर इन्वायरमेंट को सुधारने पे काम करेगी। तो इसी तरह से एक मैकेनिज्म शुरू हो गया। अब इसके बाद बहुत सारी चीजें आई। ओजोन लेयर पे आपको पता होगा कि ओजोन लेयर पे हमारे यहाँ अलग अलग ओजोन डिप्लीशन पे किस तरह के कि गाली एग्रीमेंट आया, अभी उसके बाद वियना कन्वेंशन हुआ था ओजोन पे। तो एक चीज आप सुनते हो कि ओजोन की लेयर में छेद है अंटार्कटिक में, किस किसने सुना था ऐसा बचपन में? या किसको ऐसा लगता था कि ओजोन की लेयर में छेद है अंटार्कटिका में? अभी सुनने में आया कि भर गया है। जी सर, सुना था। सुना था? जी। और
बाकी कमेंट सेक्शन में बताओ किसको तो सुना था। जी सर, मैंने भी सुना था सर। हाँ, तो एक्चुअली वो छेद नहीं था, वो एक्चुअली थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर होती है। ओजोन की लेयर की जो थिकनेस होती है एनवायरनमेंट में वो थिन हो गई थी। तो थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर से ये होता है कि सन से ना बहुत लाइट, हमें लगता है सन से लाइट आ रही है, लाइट के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, यूवी रेज होती है, इंफ्रारेड होती है, विजिबल, बहुत तरह की उसमें वेवलेंथ के अकॉर्डिंग रेज होती है। तो जो यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज, जिसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर अस एनीवन। वो कार्सिनोजेनिक है और उसके साथ हमको कैंसर वगैरह बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो ओजोन लेयर जो है वो यूवी रेज को रोक देती है ताकि वो अर्थ तक हमारे पास नहीं आती। यूवी में भी यूवी ए बी सी बहुत सारा उसका क्लासिफिकेशन होता है, उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो अब ओजोन लेयर वो होने लगी, थिनिंग होने लगी ओजोन लेयर की, ओजोन की परत हटने लगी। अगर वो हट जाती पूरी तरह से तो लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है अर्थ पे। तो सबने क्या किया कि रीजन ढूंढना शुरू किया, भाई ऐसा हो क्यों रहा है। तो फिर पता चला कि जो क्लोरोफ्लोर कार्बन है, जो कि हम एसी, फ्रिज वगैरह में, तो वो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, कार्स में वगैरह। तो फिर पूरी तरह से उसको बैन करने का रहा कि क्लोरोफ्लोर कार्बन, हेलोन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोर कार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड, इन सबको, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, इन सबको पूरी तरह से ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। उसके बाद अभी किगाली एग्रीमेंट हुआ है, उसमें भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के अलावा जो सुपर ग्रीन हाउस गैसेज, सो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के लिए ये इस तरह से हुआ। फिर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाए गए। फिर ये सब जो लिटिगेशन चलती थी, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। इस तरह से अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड ने पूरी एक एक्ट बनाया। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा स्टेप जो सोलर पावर के तौर पे लिया है कि हमें सोलर पावर 5,000 गीगावाट, अभी टारगेट चेंज होते रहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अभी इस पे अभी जस्ट टारगेट चेंज हुआ है कुछ टाइम पहले, तो मैं एग्जैक्टली रिमेंबर नहीं कर पा रहा कितना टारगेट है वो। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो क्लेम किया था कि हम इतना जो सोलर पावर से लेंगे, इस तरह की चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो अलग अलग कंट्रीज है वो अपना अपना बताती कि मैं ये करूंगा, मैं इतना पैसा दूंगा, मैं इतनी पावर उससे जनरेट करूंगा, मैं कोयला बंद कर दूंगा। जैसे यूके ने कहा है कि हम 2030 या 2035 तक कोयला पूरी तरह से बंद कर देंगे यूज करना। तो इस तरह की चीजें वर्ल्ड के लीडर्स ने, वर्ल्ड कम्युनिटी ने की। ठीक है, अल्टीमेटली अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। हम हर बार क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट डे आया, हमने पेड़ लगा दिए, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आया, हमने पेड़ लगा दिए, लेकिन हम प्लास्टिक का यूज नहीं छोड़ेंगे। हम पानी को, ये बात सही है कि अब हम बायोडाइवर्सिटी के लिए शिकार वगैरह नहीं करते हैं, पेड़ वगैरह लगा देते हैं, कई बार कोई लोग देखभाल करते हैं, कोई लोग नहीं करते हैं। पर हर व्यक्ति, सबसे ज्यादा जो जमीन से जुड़ा हुआ है जैसे किसान, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कोशिश करे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाए, ना कि यूरिया वगैरह यूज करे। यूरिया यूज करने से बहुत सारे नुकसान बॉडी को तो है, इसके अलावा जो वाटर बॉडीज है, यूट्रिफिकेशन होता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जो किसान है वो बढ़े। स्टूडेंट क्या करे, स्टूडेंट सबसे पहली बात अवेयर हो खुद, और लोगों को अवेयर करे क्या वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स हैं इन्वायरमेंट को लेके। अगर इन्वायरमेंट रहेगा ही नहीं, मतलब कैन यू इमेजिन आफ्टर 30 ईयर्स अगर इसी तरह से चलता रहा, 30 to 40 ईयर्स, अभी जिस तरह से आपको बॉटल में पानी मिलता है ना, 30 साल 40 साल पहले जो कोई बोलता था कि यार पानी बॉटल में मिला करेगा, तो लोग उस पर हंसते थे, बोलते थे यार ऐसा क्या है। और आज देखो कि हर जगह एवरीवेयर सब बॉटल वाटर यूज करते हैं। सो आप इसी तरह से इमेजिन कर सकते हैं इन नेक्स्ट 30 to 40, मे बी 20 ईयर्स, और अभी तो यूके वगैरह कहीं तो शुरू भी हो गया है कि बॉटल में हवा मिलने लगेगी। इतनी सी बॉटल में हवा मिलेगी, सब खोल के उसको ताजी हवा को लेंगे, उस पर बंद करके रख देंगे। तो इस तरह की सिचुएशन भी आ जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोविड में हमने देखा है किस तरह से ऑक्सीजन आर्टिफिशियल का यूज हुआ है। और ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन की कमी थी इन्वायरमेंट में, बट इस तरह की सिचुएशन डेफिनेटली आएगी अगर हमने इन्वायरमेंट को सेव नहीं किया। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए यूथ, आप सभी यूथ हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहली बात तो अवेयरनेस जनरेट करना है। मैं जानता हूँ कि हम लोग बहुत ज्यादा कुछ बड़ा रिवॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो हम खुद को सुधार लें, एक तो कि बिजली हम लाइट्स ऑफ करें टाइम टू टाइम। सेकंड कि वी शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट करें। अपने आसपास जो हरियाली है एटलीस्ट उसी को मेंटेन करें, दुनिया भर के पेड़ ना भी लगाएं तो जो लगाएं उनको ढंग से देखभाल कर लें, उनको
उनकी टेक केयर कर ले, उनको बड़ा होने दें, इस टाइप से। इसके अलावा सोलर पैनल्स का आप यूज कर सकते हो, आपके घर को आप नेट जीरो एमिशन का घर बना सकते हो। मतलब सोलर पैनल आपने आपके घरों में लगाई, उसी से आप पावर यूज कर रहे हो, तो वो आपको अल्टीमेटली शुरू में थोड़ा सा महंगा लगेगा, पर 2-3 साल में गवर्नमेंट बहुत सब्सिडी भी देती है उस पर, 2-3 साल में वो कॉस्ट कवर हो जाएगी, फिर आपको फ्री की एक तरह से बिजली देने लगेगा। तो इस तरह के अगर आप चीजें कर लोगे मतलब लाइफ में, तो आपको खुद को एक अच्छा लगेगा। और ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, नॉर्मली आप सब सोचो, अभी हम बच्चे, हमारे माता पिता ने पैसे कमाए, इज्जत कमाई, वो सोचते हैं चलो हमारा जो मान सम्मान, पैसा, घर, ये सब हमारे बच्चों के काम आएगा। पर हम इस इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट को छोड़ देते हैं। सारे माता पिता, मुझे नहीं लगता चाहे कितना भी अमीर हो, जिसने बहुत पॉल्यूशन भी करा हो, वो ये चाहेगा कि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा तकलीफ में जिए आगे चल के, दुख में जिए, उसको सांस लेने में तकलीफ हो जाए, उसको पीने का पानी ना मिले, कोई नहीं चाहता होगा। लेकिन हम सोचते नहीं है इस मैटर पे, हम कभी भी विचार नहीं करते बैठ के कि यार ऐसा भी कुछ होगा। और ये हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये बहुत धीरे 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 हो रहा है। एकदम से कोई चीज होती, कोरोना एकदम से हुआ तो सबको, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, सबको दिखा, वैक्सीन बन गई, सब हो गया। लेकिन ये चीज धीरे धीरे रेगुलर इंटरवल पे हो रही है। कितने ही लोग हैं जो खराब पीने की पानी की वजह से, दूषित पानी की वजह से मौत हो रही है, दूषित हवा की वजह से मौत हो रही है, और कई लोगों को कैंसर्स हो जा रहे हैं, खाने खाने में खराबी की वजह से हार्ट अटैक हो रहे हैं, एन नंबर ऑफ चीजें, मिलियंस ऑफ पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसको हमारी अवेयरनेस की वजह से, हम अवेयर होंगे तो हम लोगों को अवेयर करेंगे, और जितना हो सके लाइफ में उसको, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए हमारी तरफ से जितना हो सके हमको प्रयास करना चाहिए। सो विद दिस I'll just end today's session, and I'm open to questions. I open the forum for questions, so please let me know if anybody having any suggestion, question, doubts, anything. पर्सनल प्रोफेशनल कोई भी लाइफ में आपको लगता है मुझसे शेयर करके आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। जैसे सर कि एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे यूपीएससी का एक स्टैंडर्ड ये किया गया है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन हम लोग को प्रीफर किया जाता है कि 12th तक का स्टडी, मतलब 12th तक का बुक्स उसमें बहुत ज्यादा मायने रखता है, एनसीईआरटी वगैरह कुछ भी। तो मतलब ऐसा मेरे जानकारी के अनुसार है, जो मैं जानता हूँ उसके अनुसार। तो मतलब कैसे पढ़े और क्या पढ़े, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और मतलब अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन ही क्या, ग्रेजुएशन तक ही पढ़ने के बाद क्या हम लोग मैच्योर हो जाते हैं, या अभी का जो भी स्टडी है, जैसे कॉलेज कहीं ना कहीं सेम तो है नहीं, तो शायद मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप शायद समझ पा रहे हैं। देखिए, स्टडी आप यूपीएससी की कभी भी तैयारी कर सकते हैं। ये बात सही है कि एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी ग्रेजुएशन के बाद आती है, बट आप खुद ही, जैसे आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी जो 10th-12th तक की एनसीईआरटी होती है, 10th-12th तक की एनसीईआरटी, इसका मतलब है कि, और ऐसा तो नहीं है एनसीईआरटी में दिमाग नहीं है कि उन्होंने बच्चों को ऐसी जबरदस्ती दे रहे हैं। हम जब एनसीईआरटी पढ़ा करते हैं तो हम रट्टन विद्या के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। जब यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं, जो स्कूल में रट्टन विद्या के हिसाब से नंबर लाने हैं, पास करना है, ये है वो है, ग्रेडिंग चाहिए। और जब यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं तब हम उसको होलिस्टिकली पढ़ते हैं, तब हमारा दिमाग खुलता है कि यार 6th की एनसीईआरटी में भी इतनी बढ़िया चीजें दी हुई है जो कि आपको ग्रेजुएशन की बुक्स में भी नहीं मिलेगी, और इतने सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है। तो जिसको सिविल्स की तैयारी करना है वो 12th के बाद भी कर सकता है। आजकल यूट्यूब पे इतना सब अवेलेबल है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हर चीज का फ्री में इतना सॉल्यूशन दे रखा है कि आप मतलब किसी भी जगह, किसी भी समय, किसी भी टाइम आप सिविल्स की तैयारी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेजुएशन के बाद ही करें ऐसा जरूरी नहीं है, 12th के बाद भी आप शुरू कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, 12th की एनसीईआरटीज आप निपटा लें, धीरे धीरे आप कर सकते हैं। सेकंड थिंग, सेकंड क्वेश्चन आपका, और क्या पूछना चाहते हैं? आपका डाउट क्लियर हो गया या और कुछ है? इसमें पढ़ाई किस तरीके का किया जाए वो थोड़ा सा, मतलब एक जैसे बोलते हैं ना, अभी 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 जैसे अफवाह फैला हुआ है कि हाँ 14-15 घंटे, लेकिन जो एक अच्छे टीचर होते हैं, जो अच्छे जो बताने वाले, वो बोलते हैं कि हाँ डे बाय डे आपको रेगुलर पढ़ना है, कभी छोड़ना नहीं है, मतलब वो डेली होना चाहिए, और 4-5 घंटा इज एनफ, मतलब 5-6 घंटा अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, क्वालिटी
फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी पढ़ाई को हम आवर्स से डिफाइन नहीं कर सकते। हम गड्ढा थोड़ा ना खोद रहे हैं कि 8 घंटा मनरेगा में गड्ढा खोदेंगे, वहां पे भी घंटे से नहीं होता, वहां पे भी नाप होता जी है जी। घंटे में कि 1 बाय 1 का गड्ढा खोदना है तुम्हें, ठीक है। तो तुम्हें जो पढ़ाई करनी है वो तुम्हारे सिलेबस पे करनी है, ना कि घंटे से। मैं ये बोल रहा हूँ तुम्हें अपना टारगेट डिफाइन करो कि अच्छा 6 महीने की तैयारी है, 8 महीने 9 महीने मेरे को यूपीएससी की तैयारी है, ये बुक्स मेरे को पढ़नी है। उसको माइक्रो माइक्रो टारगेट्स में तोड़ो, 1 महीने में इतना, दूसरे महीने में इतना, तीसरे, फिर उसको हफ्ते और डेज के हिसाब से तोड़ लो। तुम्हारे डे का सिलेबस जो आ रहा है अगर वो कंप्लीट हो गया है 5 घंटे में, पहले ना जाओ खेलो कूदो मस्ती करो। 6 घंटे लग गए, 6 घंटे, 12 लग रहे हैं 12 करो। मेरा टारगेट खत्म होना चाहिए बस, दैट्स इट। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारा कोई डे है जिसमें तुमने जल्दी पढ़ लिया, इजी टॉपिक्स हैं, कोशिश करो अगले दिन का भी कवर कर लो उसी में। तो अगर रोज तुम जैसे 9-10 घंटा पढ़ रहे हो, या 8 घंटा पढ़ रहे हो, या 5 घंटा पढ़ रहे हो, तो रोज पढ़ो उसको। अगर तुम्हें लगता है मेरा 2 घंटे में ही खत्म हो गया, मैं 6 घंटा रोज पढ़ता हूँ, आज की पढ़ाई 3 घंटे जितना ही था, आज का टारगेट 3 घंटे में खत्म हो गया, तो बचे हुए 3 घंटे में कल का टॉपिक उठा लो जो कल पढ़ने वाले हो, ताकि अनफॉर्चुनेट कुछ ऐसा हो जाता है कि तुम्हारा दिन खराब हो गया, वहां पढ़ नहीं पाया, तो वो चीज कवर हो जाती है। 12, 18, 15 घंटे वाले भी सिविल्स क्लियर किए हैं। हम जैसे जो वर्किंग लोग थे जो 2-3 घंटा पढ़ पाते थे उनने भी किया है। तो मैं कई ऐसे को जानता हूँ जो जॉब के साथ तैयारी की है, केवल 2 से 3 महीना फिर उन्होंने सबैटिकल लिया और फिर क्लियर करके आईएएस बन गए। तो ये किसी के लिए आप ये नहीं कर सकते कि इतना पढ़ना ही है, इतना नहीं पढ़ना है, रेगुलरली पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट एमडी एक और शाहिद, आपका जो क्वेश्चन था एमडी शाहिद। जी सर, पूछिए। सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ आपका कि बहुत ही अच्छा स्पीच आपने दिया, बहुत मतलब एक इनोवेटिव तरीके से आपने दिया, अलग तरह से, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपके साथ जुड़ा। सर सवाल ये था सर हाँ कि हाँ। बच्चों वाला ही सवाल है कि अगर पॉल्यूशन यहाँ हो रहा है तो डिप्लीशन फिर या थिन जो हुआ ओजोन वो अंटार्कटिका में क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ तो पॉपुलेशन है नहीं। ऑलराइट, वेरी गुड क्वेश्चन। बच्चों वाला नहीं भाई, बहुत टेक्निकल सवाल है। अब मैं इसका रीजन बताता हूँ। ज्योग्राफी का इसमें बहुत ज्यादा प्लेनेटरी विंड्स का कंसेप्ट है। अब मैं इसको, ये टेक्निकल है बहुत, तो मैं अब आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि यहाँ से जब ओजोन, मान लीजिए ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस उड़ते हैं, यहाँ से उड़े ऊपर जाएंगे ना, नीचे तो रहेंगे नहीं, ऊपर जाएंगे हवा के साथ। जब गर्मी होगी, गर्मी से हवा क्या होती है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर जाती है। तो यहाँ पे क्या होती है, लो प्रेशर हो जाता है, गर्मी होने से बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लो प्रेशर की वजह से ऊपर जाती है, हाई प्रेशर जनरेट होता है ऊपर। इन्वायरमेंट की अलग अलग लेयर है, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, इस टाइप की लेयर है, राइट, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर, है ना। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर और एटमोस्फेयर के इसके जो बीच की हमारी लेयर है, इस लेयर में ये सारे सब्सटेंस पहुंच जाते हैं। अब प्लैनेटरी विंड्स का कंसेप्ट होता है, प्लैनेटरी विंड्स चलती है पूरी अर्थ पे, कोरोलस इफेक्ट और बहुत सारी चीजें होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि उन प्लैनेटरी विंड्स की वजह से वो इन इलाकों में पहुंच जाती है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। अब इन इलाकों में पहुंच गई तो भी क्या हो गया सर, पहुंच गई तो पहुंच गई। पहुंचने के बाद क्या होता है कि देर इज अ कंसेप्ट, जब यहाँ पे ठंड पड़ती है, पोलर रीजन है, इसमें 6 महीने पूरी सूर्य नहीं होता है, बिल्कुल ठंड रहती है, 6 महीने पूरा सूर्य रहता है। तो जब ठंड यहाँ पे रहती है पूरे टाइम, तो ये एटमोस्फेयर की अपर लेयर में सेचुरेट हो जाते हैं, जमते नहीं है लेकिन वहां पे ही रहते हैं, इस तरह से समझ लीजिए आप बहुत सिंपल टर्म्स में। तो जब वो वहां पे रहते हैं तो फिर वो रिएक्शन करते हैं ओजोन के साथ, ये सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ओजोन मतलब O3 होता है, राइट। तो वो उसको फ्री कर देते हैं, ऑक्सीजन प्लस एक ओजोन का फ्री रेडिकल बना के छोड़ देते हैं। इसकी एक केमिकल रिएक्शन भी होती है, तो अभी मैं इसमें लिख के नहीं बता सकता आपको, बट CFC प्लस O3 इस टाइप से होगा विद प्रेजेंस ऑफ समथिंग, तो इट विल कन्वर्ट इनटू क्लोरोफ्लोरो ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, इस टाइप से, ठीक है। तो अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन था, बच्चों वाला बिल्कुल नहीं है। और आई एम सॉरी, कुछ लाइट चली गई है, बट आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है सर। ओके, 2 मिनट लगेगी जनरेटर ऑन होने में, तब तक आप मेरी आवाज से सुन लीजिए कि ठीक है इस ठीक तरह है का सर। ये कंसेप्ट है कि प्लेनेटरी विंड्स की वजह से वहां पे पहुंच जाता है वो आइटम। क्लियर हुआ? जी सर, जी सर, थैंक यू। ऑल राइट, थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? एक और क्वेश्चन आया था। हाँ हाँ प्लीज।
Good evening, sir. Good evening, Junaid. Very good evening. Good evening. Sir, I would like to one question, sir, because हम जानते हैं कि सर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है किसी एक टॉपिक के ऊपर नोट्स बनाने में। जैसे रिजर्व इंडिया टाइगर पे अगर बना रहे हैं तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर प्रेजेंट वाला, करंट वाला, तो टेक्निकली अगर हम उसमें डिस्क्रिप्टिव वे में और प्रिडिक्टिव वे में, प्रिस्क्रिप्टिव वे में भी बनाते हैं तो वहाँ भी तीन चीज़ कंसिडर करना पड़ जाता है। व्हाट हैज़ हैपेंड, व्हाट कुड हैपन, व्हाट शुड वी डू। तो इस तरीके से भी काफ़ी पोर्शन कंप्लीट नहीं हो पाता है। एक मंथ में बहुत सारा इश्यूज जनरेट हो जाते हैं, और उसका कोई टेक्निक हो सकता है सर कि उसको हम शॉर्ट करके मैं आपकी कोई आपकी टेक्निकल। पर जितना मैं आपका क्वेश्चन समझ पाया हूँ, इट्स ऑल अबाउट। देखिए, सर एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो जाते हैं एक मंथ में ही, तो हम उसको समझ गया डिस्क्रिप्टिव आपका और क्वेश्चन। प्रिडिक्टिव वे में और प्रिस्क्रिप्टिव में तीनों बना नहीं पाते हैं। ऑल राइट जुनैद, आई गॉट योर पॉइंट। देखो, यूपीएससी का ना, आपको आईएएस या कोई भी ऑफिसर बनाया जा रहा है, तो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, केवल वो जो एग्जाम लिखना उनका पर्सपेक्टिव नहीं कि एग्जाम में लिख के आप पास कर गए। ये जो जर्नी है ना, वो जर्नी आपको आईएएस बनाती है, वो एग्जाम आपको आईएएस नहीं बनाता, ये समझ लेना। तो जर्नी में मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि सर इतने टॉपिक रेज हो जाते हैं, इमेजिन एक डीएम है, उसके पास 36 विभाग होते हैं, माइनिंग, हेल्थ, एजुकेशन और व्हाट नॉट, मतलब तुम जो विभाग में, ट्रांसपोर्ट, जेल, ये वो सब, ठीक है। सोचो उसके पास एक दिन में कितने इश्यूज आते होंगे। जस्ट इमेजिन कि एक दिन में कितने इश्यूज, उसके अलावा जो फोन आए हैं उसके पास, नेताओं के, जर्नलिस्ट के, लोगों के, लोग आ रहे मिलने हैं, हजार तरह की चीजें होती है। तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके मैनेजमेंट के सामने केवल ये पढ़ाई का मैनेजमेंट तो बहुत आसान है। तो ये तरीका तो तुम्हारा होना चाहिए। मैं अपना एक पॉइंट रख सकता हूँ कि एक थीम होती है, थीम बना लो, हेल्थ, एजुकेशन, इस तरह से अलग अलग थीम बना लो। जीएस पेपर 1, पेपर 2 में सब पार्ट्स कर लो। सॉरी, एजुकेशन का ये होगा, हेल्थ का ये होगा, पॉवर्टी से रिलेटेड ये होंगे, एसएचजी से ये होंगे, वुमेन इशू के ये होंगे, इस तरह से बना लो। सारी न्यूज उन सारे खांचों में फिट हो जाती है, बिल्कुल। तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुमने न्यूज पढ़ी, टॉपिक आया, उन खांचों में फिट कर लो। और पूरा पूरा उस पर डिटेल लेने की जरूरत नहीं है, बस थीम उसकी पता होनी चाहिए। अच्छा कि एसएचजी ग्रुप्स का ये हुआ तो उसमें डाल लिया इसको, कोविड में भ्रष्टाचार हो रहा है मान लो तो उसमें डाल लिया, या कोविड में कोई अच्छी चीज आई तो कोविड से रिलेटेड थीम में उसको डाल लिया। तो इस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ चल रहा है, जो बाइडेन और इसकी मीटिंग हुई हमारा पुतिन की, तो इंटरनेशनल में यूएस के रिलेशन, फिर इससे इंडिया को क्या इफेक्ट होंगे, उतना तो हम दिमाग लगा ही लेंगे कि यार दोनों के रिलेशन अच्छे होंगे, यूएस और यूएसएसआर के, तो इंडिया को फायदा होगा कि यूएसएसआर भी इंडिया का दोस्त है, यूएस भी इंडिया का है। और जो सैंक्शंस लोग यूएसएसआर पे लगा रखे हैं वो अगर हट जाएंगे तो हमारे काफी सारे प्रोजेक्ट वापस से शुरू हो जाएंगे। अगर ये दोनों में थोड़ी अच्छी चीज होती तो ईरान पे लगे सैंक्शंस भी हो सकता है कि उसमें कमी हो, जैसे ही होगा तो हमारा चाबार पोर्ट भी शुरू हो। तो ये सब चीजें इंटरलिंकेज तुम कर लोगे, बेसिकली है तुम्हें केवल व्हाट यू हैव टू डू इज, तुम्हें केवल एक मोटा मोटी तौर पे लिंक्स बनाने, यू हैव टू जनरेट द लिंक्स, एंड जो भी टॉपिक्स हैं उसको ट्राई टू फिट दोस टॉपिक्स इनटू द वेरियस सेक्शंस। आप वो लोग वो सब करें तो अपने आप हो जाएगा, राइट। थैंक यू सो मच सर। असल में सर डाटा याद रखने के लिए जो भी चीज़ पे करते हैं ना भूल जाते हैं, उसका अगर प्रिडिक्टिव और डिस्क्रिप्टिव तीनों फॉर्म में अगर बना लेते हैं तो फिर वो याद रह जाता है लॉन्ग टर्म पे, लेकिन वो लंबा हो जाता है। तो आपने जो टेक्निक बताया है कि थोड़ा सा सेल्फ रखना होगा, पेशेंस और देखो, कोई भी चीज है तुम अगर थैंक यू सो मच। स्ट्रक्चर में रखोगे तो इजीली याद रख पाओगे कि अच्छा एक ब्रॉड स्ट्रक्चर है, उसके नीचे ये था, ये था, ये था, फिर उसके नीचे ये था, ये था, ये था। तो तुम्हारा ब्रेन इस तरह से काम करता है कि स्ट्रक्चर में चीजें रखोगे। एड्रेस कैसे याद रख पाते, बिकॉज देयर इज अ स्ट्रक्चर कि कॉन्टिनेंट है, फिर कंट्री है, फिर स्टेट है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, फिर मोहल्ला है, गली है, उसके बाद घर है। तो तुम्हें सारा इजी लिखता है, तुम नैरो डाउन कर जाते हो। अगर तुम ऐसे रैंडमली छोड़ दो पूरी दुनिया को तो फिर तुम याद ही नहीं रख पाओगे किसका क्या, किसका क्या, किसका क्या। तो स्ट्रक्चर होना चाहिए, यू हैव स्ट्रक्चर, यू विल इजीली डू द थिंग्स, है ना। इसके अलावा थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन था काफी पहले, अबाउट द पर्सनालिटी। सो ब्रदर, वेरी सर हाँ, यस प्लीज। सर मेरा नाम प्रदीप प्रामाणिक है सर। कक्षा आई एम रीड इन स्टैंडर्ड 9 सर। मैं आईपीएस बनना चाहता हूँ सर। आईपीएस के लिए कैसे हम
You are in 9th standard. Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. All right. All right. That's good. Yeah. First. All right. All right. Okay. Thank you, sir. All right, we'll take care of it. First of all, yeah, just focus, जो तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो उस पर फोकस करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, बस इतना ही। और जब तुम 12th वगैरह क्लियर कर लोगे देन यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन। अभी तो जो आप पढ़ाई कर रहे हो उस पर ध्यान दो अच्छे से, और जितना अच्छा उसको समझ सकते हो, स्कोर कर सकते हो, वो करो। एनीवेज, आई विल जस्ट एंटरटेन वन लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सर हाउ कैन we look after our personality, so we need to require to prepare for UPSC. All right, so first of all, यूपीएससी इंटरव्यू के लिए ही पर्सनालिटी बनाने की जरूरत नहीं है ना। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आप सिंपल, मैं आपको बहुत इजी भाषा में समझाता हूँ। अगर आप 5 लोगों के बीच में, आपके रिलेटिव्स के बीच में है, तो भी आपकी पर्सनालिटी मैटर करती है। दोस्तों के बीच में है तो भी पर्सनालिटी मैटर करती है। आप किसी बंदी को प्रपोज करने जा रहे हैं, आप किसी को गर्लफ्रेंड बनाना है, तो भी आपकी पर्सनालिटी देखेगी वो बंदी। या आपको किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना है तो भी पर्सनालिटी तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूपीएससी की। मेरे को यूपीएससी के लिए करना है इसलिए मुझे पर्सनालिटी बनानी नहीं। आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी तो फिर आप एक ऑफिसर बन पाओगे। ये कैसे? सर हम तो पढ़ाई करते रहते हैं 15 घंटे 16 घंटे, तो फिर हम कैसे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सनालिटी आपकी थॉट से बनती है ना। दूसरा आपकी हैबिट से, और थर्ड आपका आउटर अपीयरेंस। आउटर अपीयरेंस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ेगा। मैं आपको आउटर अपीयरेंस से शुरू करता हूँ। वियर गुड क्लोथ्स, अच्छे साफ कपड़े पहने, इस्त्री किए हुए कपड़े पहने, डिसेंट कपड़े पहने, है ना। ये बहुत लंबा टॉपिक है, मैं आपको इसमें सारी चीजें कैसे बताऊं, बट ये चीजें हैं आपके आउटर अपीयरेंस में। आप सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज कर सकते हैं, कीप योर सेल्फ नीट एंड क्लीन। आपके बाल अच्छे रखें, आप फेस को आप साफ रखें, अपनी नेल्स वगैरह ग्रूमिंग करके रखें। हर चीज आपका जो एस्पेक्ट है ना, भगवान ने जैसा भी आपको गोरा काला, जैसा भी छोटा लंबा जैसा भी बनाए, इट्स इमटेरियल। वो चीज अपना, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, जो हमारे पास है हम उसको किस तरह से टेक केयर कर सकते हैं, राइट। सेकेंड थिंग हो गई, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल शूज है, तो शूज में देखता हूँ कई लोगों के कि ब्लैक शू पहने और उसमें व्हाइट सॉक्स पहन लिए। इस तरह की चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अगर ब्लैक शू पहना है तो उसके साथ हम व्हाइट, सॉरी, ब्लैक ब्लू इस तरह का सॉक्स पहने। पैंट वगैरह पहने तो उसको नीट एंड क्लीन रहे, प्रेस रहे, शू आपके पॉलिश रहे। इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपकी पर्सनालिटी आउटर अपीयरेंस बनाती है। ग्रूम प्रॉपर, अगर बियर्ड रख रहे हैं तो उसको ग्रूमिंग करके रखें, नहीं रख रहे हैं तो पूरा क्लीन शेव करके रखें। ये हो गई आउटर की थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी बातें। दूसरा इसमें फिजिकल का इफेक्ट आ जाता है। पेट सा निकाला हुआ है, मोटा सा, बिल्कुल थुलथुला टाइप शरीर हो रहा है। क्यों? आप 15 घंटे भी पढ़ रहे हैं, टेक टाइम 1 आवर। आपकी बॉडी फिट नहीं रहेगी तो आप क्या फिर जिले को, आप डिस्ट्रिक्ट को, कंट्री को क्या फिट रख पाएंगे? अपनी बॉडी पे तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। तो टेक 1 आवर, 45 मिनट्स रनिंग करें, 15-20 मिनट्स, 15-20 मिनट्स योगा वगैरह कर सकते हैं, ध्यान करें। इस तरह से आपको कभी भी चर्बी नहीं होगी, क्योंकि पेट बैठेंगे तो आपका पेट निकलने लगेगा, बहुत ज्यादा सिटिंग करेंगे तो। कोशिश करेंगे कि इस तरह की एक्टिविटीज करें। दूसरा होगी आपकी हैबिट्स, आपके खाने पीने की हैबिट्स, आपके बात करने का तरीका। तो ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कई लोगों तो इंग्लिश में वीक होते हैं, so you must start speaking and just remove the hesitation. And language only needs atmosphere. If you are speaking continuously, let's say for 6 months 7 months, automatically you will see a lot of improvement. There is nothing called any golden words or golden book for you to improve your communication skills or your interpersonal skills. It totally depends on your practice, how you practice. If you practice your language well, then you will get thorough in it. So उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन फॉर मी, लाइक आई वर्क इन कॉर्पोरेट सेक्टर, तो मैंने ब्रिटिश, यूएस, जापान, सब तरह के लोगों के साथ काम किया। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज, जितनी भी दुनिया में कंट्रीज है, मैंने 80 से ज्यादा कंट्रीज के लोगों के साथ काम किया है। सबका एक्सेंट अलग अलग होता है इंग्लिश को लेके। कई लोगों को तो इंग्लिश आती भी नहीं है, बड़ा दिक्कत होती है, ट्रांसलेटर रखना पड़ता है जापान और चाइना वालों के साथ।
तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप धीरे धीरे करते करते आपकी एक्सेंट भी आ जाती है, आप बिल्कुल बोलना भी सीख जाते हैं। अगर प्रैक्टिस छूट गई, मान लीजिए मैं 2 साल, ऐसा भी कुछ टाइम आया था, साल 2 साल मेरी बिल्कुल छूट गई थी, तो जो मेरा कॉर्पोरेट में था और साल 2 साल बाद जो मेरा एक्सेंट था, दोनों में बहुत फ्लुएंसी में सब में बहुत इफेक्ट आ गया था। तो ये चीजें तो नॉर्मल है, आप प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगी, और ये एक दिन में नहीं आएगी। बिल्कुल सही चीज है, आज से अभी से यू मस्ट स्टार्ट स्पीकिंग। कुछ भी नहीं करना है, कांच के सामने 5 मिनट जाके 2 मिनट अपनी आंखों में आंखें डाल के बोल लो, अपने दोस्तों से बोल लो, भाई से बोल लो, बहन से बोलो, टूटी फूटी बोलो, गंदी सी बोलो, पर बोलो। मैं इंग्लिश का पक्षधर नहीं हूँ, मैं खुद भी हिंदी को बहुत मानता हूँ और हिंदी में लिखता भी हूँ, हिंदी की किताबें पढ़ता भी हूँ। बट हमें समय के साथ जीना पड़ता है। समय की डिमांड ये है कि आप जो भी आपका सब जिसमें भी आप लिखे हैं यूपीएससी, तो इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज नाउअडेज, सो यू मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन। अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सब चीजें ग्रूमिंग का पार्ट होती है। आप धीरे धीरे चीजें, कुछ ना करें, आपके मम्मी पापा ने जो आपको सिखाया ना बचपन से, बेटा ऐसे नहीं खाना है, ऐसे खाना है, उतना ही फॉलो करेंगे तो हो जाएगा, राइट। किसी फिल्म स्टार या इन्फ्लुएंसर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। अपना जो ट्रेडिशनल जो चीजें बताई गई है उसको फॉलो कर लें, अच्छे से अपने आप को ग्रूम करके रखें, और जब आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का टाइम आएगा तो बाकी जो चीजें, अगर टेस्ट का जब कोई भी इंटरव्यू देना हो आपको या कहीं पे भी हो, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ये बहुत लंबा टॉपिक है, 2-4 घंटे चल जाएगा। तो Thanks to the speaker, sir, and as well as the participant to make this program successful. थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो आज हम सर ने शुरू में ही कहा कि इन्वायरमेंट का लेके, तो हमको तो सबसे पहले जो पानी का जो है वो घर में ही खुद देखना चाहिए कि हम कितना पानी बर्बाद करते हैं। वाटर कंजम्पशन जो है, वाटर वेस्ट जो है, वो इंडस्ट्री से ज्यादा जो है वो डोमेस्टिक यूज में बर्बाद हो। तो सबसे पहले हम है ना अपने जो पानी के जो खपत है उसको घर में कम करना शुरू करें। दूसरी चीज जो है कि हर इंसान का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, तो हम खुद जागरूक हो और अपने आस पास के लोगों को जागरूक करें इस पर्यावरण को बचाने के लिए। और अगर कोई बच्चे अगर जैसे इसका किसी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, कम से कम वो अपने जूनियर को 1 घंटा है ना टाइम दे दे फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे आज के जो होस्ट है गाजी, वो खुद गरीब बच्चे को कोचिंग में फ्री पढ़ाते हैं बायोलॉजी ये सब। तो उससे क्या हो जाएगा ना, एक सोशल नेटवर्किंग जो है, जो अगर हमको खुद दिखला रहा है, जैसे बंसल साहब हो गए या और भी जो ये ग्रुप जो है, हम लोग जो ग्रुप चला रहे हैं, अगर हम किसी से लेते हैं तो ये हमारे आप तक ही नहीं रुकना चाहिए, ये आगे भी कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। तो मेरा यही आप सभी से है ना निवेदन है या अपील है कि इस तरह की जो मुहिम है वो आप अपने आसपास में भी उसको ये करें, जागरूक करें, और प्लस जो दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उसको भी अपनी ज्ञान और शिक्षा बांटें। धन्यवाद। Thank you very much. All the best to everyone, and I hope I will see many थैंक of यू सो मच सर। you in India. सब लोग As सर को धन्यवाद करते हुए बंद करें।